नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री की मंगोलिया यात्रा की कुछ झलकियां। देखेंगे काबुल को क्यों निशाना बना रहे हैं आतंकी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अंदाज भी देखेंगे और चलेंगे कांस फिल्म फेस्टिवल में भी। लेकिन शुरुआत 10 बड़ी खबरों के साथ। मंगोलिया दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज वहां की संसद को संबोधित किया। छुट्टी के बावजूद पीएम के दौरे को देखते हुए मंगोलिया की संसद का सत्र बुलाया गया। पीएम ने मंगोलिया को $1 अरब की मदद का ऐलान किया। संसद में कमल का निशान देखकर पीएम काफी खुश हुए। पीएम ने राजधानी उलान बटोर में आईटी सेंटर की नींव रखी। साथ ही तीरंदाजी में भी हाथ आजमाया। पीएम मोदी ने अपने दौरे में मंगोलिया के साथ 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच परिवहन, ऊर्जा को लेकर कई समझौते हुए। पीएम मोदी ने मंगोलिया के गंदनतेग चिनलेन मोनेस्ट्री जाकर दर्शन भी किए। मंगोलिया में आज फिर पीएम मोदी का संगीत प्रेम सामने आया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने आज पीएम मोदी को मोरिनखोर नाम का वाद्य यंत्र दिया। मोदी ने बिना वक्त गंवाए इस पर हाथ आजमाना शुरू कर दिया। मोरिनखोर का मतलब होता है घोड़े के सिर वाला वायलिन। मोरिनखोर मंगोलिया का पारंपरिक वाद्य यंत्र है और यूनेस्को ने मोरिनखोर को मास्टरपीस की श्रेणी में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संगीत के प्रति लगाव पहले भी सामने आ चुका है। जब वो जापान गए थे तब भी उन्होंने ड्रम बजाकर अपने संगीत प्रेम का परिचय दिया था। काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से लदी कार में विस्फोट कर दिया, जिससे कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी हो गए। अधिकारियों के मुताबिक हमले का निशाना अफगानिस्तान में यूरोपियन यूनियन पुलिस मिशन का काफिला था। उनके मुताबिक विस्फोटक से लदी कार ने अफगान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यालय के पास धमाका हुआ। अफगानिस्तान में 1 दशक से ज्यादा वक्त से युद्ध कर रहे तालिबान ने अप्रैल महीने के आखिर में अपने हमले तेज किए हैं। पिछले हफ्ते ही काबुल में एक गेस्ट हाउस पर इसी तरह का हमला हुआ था, जिसमें भारतीयों और 5 विदेशियों सहित 14 लोग मारे गए। कई सालों तक मिनिमम परमाणु शक्ति तक सीमित रहने के बाद अब चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में लंबी दूरी की अपनी कई बैलिस्टिक मिसाइलों को फिर से बनाया है। अमेरिकन अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह खबर दी है कि चीन के इस कदम ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा पर पैसिफिक रीजन में मिसाइल तैनात करने का दबाव बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन का कुछ मिसाइलों को ज्यादा शक्तिशाली बनाने का फैसला गौर करने वाला है, क्योंकि कई डिफेंस के मामले में एडवांस टेक्नोलॉजी सिर्फ चीन के पास ही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन के हथियार विस्तार की विचारधारा बदल दी है और वो दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों पर सैन्य वायु क्षेत्र बना रहे हैं, अमेरिका को जिस पर पहले से ही ऐतराज रहा है। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सिनाई इलाके में 3 जजों और उनके ड्राइवर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस इलाके में सुरक्षा बलों का इस्लामी चरमपंथियों के साथ संघर्ष जारी है। माना जा रहा है कि इन्हें इस्लामिक स्टेट से जुड़े एक संगठन का समर्थन प्राप्त है। सिनाई में ये अपनी तरह का पहला हमला है जिसमें उस गाड़ी को निशाना बनाया गया जिसमें जज एक अदालती सुनवाई के लिए इस्माइलिया से अल अरिश शहर जा रहे थे। गौरतलब है कि मिस्र के कानून के मुताबिक किसी को मौत की सजा सुनाए जाने के बाद इस फैसले को मुफ्ती को भेज दिया जाता है। मुफ्ती सरकार का एक सलाहकार होता है जो इस्लामिक कानून के मुताबिक फैसलों की व्याख्या करता है। मुफ्ती के फैसले के बाद ही अदालत 2 जून को अंतिम फैसला सुनाएगी। एक प्रवासी भारतीय सिख की तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। दरअसल अपने धार्मिक नियमों को तोड़ते हुए बुरी तरह से जख्मी बच्चे की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी पगड़ी उतारी थी। दुनिया के लोग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर 22 साल के हरमन की खूब तारीफ कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में हुए इस घटना की तस्वीरें और कहानी सोशल मीडिया पर आने के बाद लोगों ने सिख युवक के इस मानवीय और निस्वार्थ भाव की प्रशंसा की है। खबरों के मुताबिक हरमन जब सोकर उठे तो उन्होंने पाया कि सोशल मीडिया पर उनकी कहानी हजारों बार शेयर की गई है। दरअसल उन्होंने दुर्घटना के शिकार बच्चे की मदद के लिए अपनी पगड़ी उतारकर उसके सिर से बहता खून रोका था, जिसके लिए हरमन को अमेरिका, यूरोप और भारत सभी ओर से तारीफें मिल रही हैं। चीन के उत्तरी इलाके में जबरदस्त रेतीला तूफान दिखाई दिया। तूफान के चलते उत्तरी चीन का स्वायत्त इलाका इनर मंगोलिया सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तूफान के चलते यहां ट्रैफिक में बाधाएं आई, जबकि विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई। लोकल पुलिस की मदद से यहां ट्रैफिक पर कंट्रोल किया जा रहा है। शाम को तकरीबन 5 बजे जब रेतीला तूफान उठा तो गाड़ियां चलाने में सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। ज्यादातर ड्राइवर्स ने हालात देखते हुए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाई, जबकि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे लगा दी।
उधर अमेरिका में भी एक चक्रवात आया जिसकी वजह से घरों को नुकसान पहुंचा, जबकि कई जगह पेड़ गिरने की खबरें आई। इस चक्रवाती तूफान का सबसे ज्यादा असर ओक्लाहोमा के टल्सा में दिखाई दिया, जहां सैकड़ों घरों की बिजली ठप हो चुकी है क्योंकि तूफान ने पावर लाइन्स को भी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई घरों की छतें तक उड़ गई हैं और तूफान के बाद तुरंत हुई जबरदस्त बारिश ने इलाके में पानी भर दिया। ऐसे में रास्ते पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी पानी बरसने की आशंका जाहिर की जा रही है। जल्दी ही गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कारों के कई प्रोटोटाइप संस्करण कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में चलते नजर आएंगे। हालांकि इसे टेस्टिंग के तौर पर उतारा जा रहा है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण कदम है जिसके जरिए लोग सेल्फ ड्राइविंग कारों में सवारी कर सकेंगे। गूगल लंबे समय से सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग कर रहा है, जो सड़कों पर करीब 16 लाख किलोमीटर चल चुकी है। उसमें एक हफ्ते लगातार 16,000 किलोमीटर जुड़ते जा रहे हैं। पार्किंग के जरिए कार को ऐसी तकनीक की जरूरत होगी जिसे पता हो कि वो ऐसी जगह ड्राइव कर रहा है जहां पैदल चलने वाले और साइकिल चलाने वाले भी हैं। इन कारों में पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। फोर्ड जैसी कंपनियां पहले से ही ऐसी कारें उतार चुकी हैं जो खुद पार्किंग कर लेती हैं। पारंपरिक कंपनियां भी सेल्फ ड्राइविंग कार तकनीक पर जोर दे रही हैं। माना जा रहा है कि 2020 तक सेल्फ ड्राइविंग कारों का सपना पूरा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लीडिंग कंट्री चीन में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है। एक बार फिर से चीन के इंजीनियर्स ने आसमान छूती हुई एक और इमारत तैयार कर दी है। द शंघाई टावर नाम के इस इमारत को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये बिल्डिंग पूरी तरह तैयार होने में थोड़ी कमी है इसमें, लेकिन इसे प्रीव्यू के लिए खोला गया है। इस टावर में 120 फ्लोर्स हैं और ये 632 मीटर ऊंची है, यानी इस बिल्डिंग की ऊंचाई बुर्ज खलीफा से महज 200 मीटर कम है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर से रविवार के दिन फिदायीन धमाके से दहल गई और इस बार निशाना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाया गया। धमाका एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर हुआ, लेकिन यह साफ हो गया कि निशाने पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक ही थे और हमले के पीछे था अफगानिस्तान की शांति का दुश्मन तालिबान। रिपोर्ट। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल एक बार फिर बम धमाके से थर्रा गई। इस बार भी निशाना काबुल के बेहद संवेदनशील इलाके को बनाया गया और एयरपोर्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर धमाका किया गया। यह फिदायीन धमाका था जिसे कार बॉम्ब के जरिए अंजाम दिया गया। सुबह सुबह ही एयरपोर्ट के बाहर हुए इस धमाके में अब तक 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि तकरीबन 20 लोग जख्मी हो गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका भीड़ भाड़ वाली जगह पर किया गया था। तकरीबन सुबह के 9:10 थे। मैं ग्राहकों के लिए सामान लेने में व्यस्त था, तभी अचानक धमाका हुआ। मैं जमीन पर गिर गया। बाद में हवा साफ हुई। दुकानदार और लोग जख्मी थे। इस धमाके से आसपास के इलाके पर भी असर पड़ा है। नजदीक ही मौजूद एक स्कूल पर भी धमाके का असर देखा गया। मैं क्लास में पढ़ रही थी, तब खिड़कियां थर्राकर टूटी और मेरा सिर जख्मी हो गया। इस भीषण धमाके की जिम्मेदारी तालिबान की तरफ से जबीहुल्लाह मुजाहिद ने ली है और कहा है कि इससे 2 वाहन तबाह हुए हैं, जबकि 7 विदेशी सैनिकों की मौत हुई है। उधर डॉक्टर्स का कहना है कि तत्काल उनके पास 25 लोगों को लाया गया, लेकिन उनकी पहचान जाहिर नहीं की गई। हमारे पास आज के फिदायनी हमले के बाद कुल 25 लोग आए। जो हमला एयरपोर्ट के पास हुआ था सभी सिखार नागरिक थे। 23 लोग जख्मी थे और 2 मर गए। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस धमाके के निशाने पर यूरोपियन यूनियन पुलिस मिशन के राजदूत थे। यूरोपियन यूनियन पुलिस मिशन की गाड़ी मौके पर मौजूद थी और इस फिदायीन कार धमाके का निशाना भी वही थी। हालांकि अभी इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किसी भी विदेशी सैनिक के मारे जाने की खबर नहीं दी गई है कि धमाके में 7 सैनिक मारे गए हैं। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 से ही अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं तालिबान और बाकी आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए भेजी हुई थी, लेकिन पिछले साल ही यहां से अमेरिकी सेनाओं की पूरी तरह से विदाई होनी थी। ऐसे में तालिबान इस देश में अपने पांव फिर से जमा रहा है और ये जगह बारूदी धमाकों से दहल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।
और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे की करते हैं। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में मंगोलिया यात्रा पर रहे। उन्होंने रविवार को मंगोलियाई संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच 14 समझौतों पर दस्तखत भी हुए। एक ही दिन में पीएम मोदी ने मंगोलियाई संस्कृति की अलग अलग झलकियां देखी और कहा कि मंगोलिया भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी देश है। जिस देश की धरती पर कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, वहां प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार कदम रखा। वो मंगोलिया जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। मंगोलिया पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इस बात का गर्व है कि वो मंगोलिया का आध्यात्मिक पड़ोसी है। मंगोलिया की राजधानी उलन बाटोर में भारत मंगोलिया के बीच हुए 14 समझौतों पर भी दस्तखत किए गए हैं। इन समझौतों में साइबर सिक्योरिटी से लेकर आर्थिक समझौते तक शामिल हैं। भारत मंगोलिया को 6,300 करोड़ रुपए की मदद भी देगा। We will take our economic partnership to a new level. Today, I am pleased to announce that India will provide a line of credit of $1 billion to support expansion of Mongolia's economic capacity and infrastructure. भारत और मंगोलिया के बीच जो समझौते हुए हैं वो इस तरह हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए ज्वाइंट स्टेटमेंट का समझौता, भारत मंगोलिया के बीच हवाई सेवाओं के क्षेत्र में करार, पशु स्वास्थ्य और डेयरी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, मेडिसिन और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता, सीमा सुरक्षा, पुलिसिंग और सर्वेलांस के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता। 2015 से 2018 के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने का करार भी हुआ है। मंगोलिया में साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। भारतीय फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट और मंगोलिया के डिप्लोमेटिक अकादमी के बीच भी करार हुआ है। भारत और मंगोलियाई विदेश मंत्रालय के बीच सहयोग बढ़ाने पर करार हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर सहयोग करेंगे। दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बीच भी सहयोग संबंधी समझौता हुआ है। मंगोलिया में इंडो मंगोलियन फ्रेंडशिप सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। भारत के टाटा मेमोरियल सेंटर और मंगोलिया के नेशनल कैंसर सेंटर के बीच भी करार हुआ है। सजा याफ्ता लोगों की आपसी अदला बदली यानी एक्सा ट्रेडिशन को लेकर भी समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने समझौतों पर दस्तखत के बाद साझा बयान में कहा कि मंगोलिया भारत की एक ईस्ट पॉलिसी का अहम हिस्सा है। Today, Mongolia is also an integral part of India's Act East policy. The destinies of India and Mongolia are closely linked with the future of Asia-Pacific region. प्रधानमंत्री मोदी ने मंगोलिया की संसद को भी संबोधित किया और कहा कि भारत और मंगोलिया दोनों देश मानवता के लिए मिलकर काम करेंगे। मोदी ने बुद्ध, योग और कमल के जरिए मंगोलिया से भावनात्मक कनेक्शन जोड़ा। When I entered the parliament, when I saw the symbol, I found a special connectivity with this parliament. There is a symbol, lotus is there. And we're happy to know that my party's symbol is also lotus. So it's a very special connectivity with you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में गैंदन तेगचिलेन मठ भी गए और वहां के हम्बा लामा को बोधि वृक्ष का एक पौधा भेंट किया। गैंदन मंगोलिया का सबसे बड़ा और प्रमुख मठ है। पीएम ने मंगोलिया के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइखान बिलेग्से से मुलाकात की और मंगोलिया के मशहूर नाथम फेस्टिवल में भी शिरकत की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी शख्सियत के चर्चे दुनिया भर में होते हैं, कभी अपने बयानों की वजह से, कभी अपने तीखे तेवर की वजह से, तो कभी अपनी स्पोर्टी इमेज की वजह से। जी हां, बात हो रही है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, जो विंटर गेम्स सेंटर सोची में एक अलग ही अंदाज में दिखे। देखिए आप भी। रूस के राष्ट्रपति का अंदाज ही अलहदा है। तीखी जबान में वो अपने विरोधियों को समझाइश भी दे सकते हैं।
और कुछ इस स्टाइल में एक स्किल्ड प्लेयर को भी मात दे सकते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में शामिल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शनिवार को एक अलग ही मूड में नजर आए। पुतिन सोची में थे। जी हां, वही सोची जिसे विंटर गेम्स के लिए डेवलप किया गया है। और यहां व्लादिमीर पुतिन का स्पॉटी नेचर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और फिर देखिए पुतिन किस तरह आइस हॉकी के यूनिफॉर्म में सजकर उतर पड़े। बासठ साल के पुतिन ने फिर इस आइस हॉकी के मैच में धुरंधर खिलाड़ियों को टक्कर देनी शुरू कर दी। आप भी देखिए किस तरह पुतिन एक के बाद एक दनादन गोल दाग रहे थे। इस मैच में पुतिन ने कुल 8 गोल दागे और अपनी टीम को 18-6 के स्कोर से जिता दिया। इस मैच के दौरान रूस के प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन के दोस्त दिमित्री मेदवेदेव भी बतौर दर्शक मौजूद रहे। पुतिन का स्पोर्ट से लगाव को तो हर कोई जानता है, लेकिन आइस हॉकी के मैदान में पहली बार उन्हें हाथ आजमाते हुए देखा गया था। लेकिन पुतिन ने भी किसी सधे हुए खिलाड़ी की तरह अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। आइस हॉकी के मैदान पर पुतिन के परफॉर्मेंस की चर्चा सोशल मीडिया पर भी। आपको बता दें कि इस मैच का आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जीत की 70वीं सालगिरह के मौके पर किया गया था। कुछ वक्त पहले मार्च में पुतिन की सेहत को लेकर उस वक्त सवाल खड़े हो गए थे जब वो 10 दिन तक किसी भी पब्लिक इवेंट में दिखाई नहीं दिए थे। हालांकि वापसी के बाद पुतिन ने इन अफवाहों पर चुटकी भी ली थी, लेकिन उनकी स्पॉटी परफॉर्मेंस ने अब सबके मुंह बंद कर दिए हैं, क्योंकि तीखे तेवर वाले पुतिन परेशान बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि वो तो हल्के फुल्के पलों को एंजॉय कर रहे हैं। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ऐसा नहीं है कि पुतिन पहली बार इस स्पोर्टी स्पिरिट में नजर आए हैं। पहले भी व्लादिमीर पुतिन की ये अदाएं दुनिया देख चुकी है। फिटनेस फ्रिक पुतिन को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है और वक्त वक्त पर वो किसी न किसी नए स्पोर्ट्स में हाथ आजमाते दिखी जाते हैं, फिर चाहे जूडो कराटे हो या फिर स्कूबा डाइविंग। पुतिन हर जगह हिट हैं और फिट हैं। जब उनकी जुबान खुलती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। वो वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। जितने स्ट्रांग पॉलिटिशियन हैं, उतने ही फिटनेस फिक्र भी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को महज उनके स्ट्रांग पॉलिटिकल अप्रोच के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि खेलों में उनकी दिलचस्पी भी कई बार देखी गई है। साठ की उम्र पार कर चुके व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट्स के अच्छे खिलाड़ी हैं और उनकी मार्शल आर्ट्स स्किल कई बार दिखाई दे चुकी है। पुतिन को घुड़सवारी का भी शौक है और बात अगर पैराग्लाइडिंग की हो तो भी रूसी राष्ट्रपति पीछे नहीं हैं। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो अच्छा खासा वक्त जिम में देते हैं और यही उनकी फिटनेस का सीक्रेट है। लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर उनका प्यार ही है जो पुतिन लगभग हर किसी खेल को लेकर एक्साइटेड रहते हैं। उन्हें दिमित्री मेदवेदेव के साथ फिशिंग करते भी देखा जा चुका है। और पुतिन स्कूबा डाइविंग का भी शौक रखते हैं।
इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कई ऐसे पेट्स पाले हुए हैं जिन्हें पालने की कोई आम शख्स कल्पना भी नहीं कर सकता। पुतिन टाइगर और मगरमच्छ जैसे जानवरों को पालने का शौक रखते हैं। व्लादिमीर पुतिन टाइम मैगजीन की तरफ से द मोस्ट पावरफुल मैन के तौर पर चुने जा चुके हैं और उनका हर शौक सुर्खियों में रहता है, क्योंकि वो दुनिया के ऐसे नेताओं में शुमार हैं लोग जिनके बारे में जानना चाहते हैं। प्रतीति पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात कांस फिल्म फेस्टिवल की, जहां बॉलीवुड की देसी गर्ल भी अपना जलवा दिखा रही है। फिर चिकनी चमेली कटरीना हो या फिर लुटेरी डॉली सोनम कपूर, हर कोई यहां अलग ही अंदाज में नजर आ रहा है। भाई, इंटरनेशनल मार्केट में छाना कोई आम बात तो नहीं है। फ्रांस के कांस में लगी हुई है फैशन और सेलिब्रिटीज की महफिल। जिधर भी आंखें उठाकर देखिए, चमकते हुए सितारे ही दिखाई दे रहे हैं। भले ही वो हॉलीवुड के हों, बॉलीवुड के हों या फिर किसी और देश के, लेकिन हर कोई इस महफिल में रंग जमाना चाहता है। आखिर ये इंटरनेशनल कांस फिल्म फेस्टिवल जो है, जिसकी रेपुटेशन के लिए उसका नाम ही काफी है। कांस फिल्म फेस्टिवल में हर साल बॉलीवुड की कुछ हसीनाएं पहुंचती हैं। इस बार के कांस फिल्म फेस्ट में बॉलीवुड की हॉट जीवा कटरीना कैफ डेब्यू कर रही हैं। कटरीना ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में कांस में फोटोशूट करती दिखाई दी और जब वो रेड कारपेट पर उतरी तो कभी ब्लैक गाउन में दिखी तो कभी हॉट रेड गाउन में। लेकिन बॉलीवुड की कुछ हसीनाएं वो भी हैं जो कांस में पहले भी जा चुकी हैं। अब लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर सोनम कपूर को ही ले लीजिए। वो जब डीप ब्लू गाउन और डायमंड ईयररिंग में चमकती रेड कार्पेट पर उतरी तो कैमरे उन्हें कैद करते नहीं थक रहे थे। मल्लिका शेरावत भी उन हसीनाओं में से हैं जो कांस में पहले भी जा चुकी हैं, लेकिन इस बार मल्लिका पिंक कलर के गाउन में एक हैप्पी नेकलेस के साथ सजी हुई दिखाई दी। कांस की ओल्डेस्ट बॉलीवुड डीवा ऐश्वर्या रॉय बच्चन रेड कार्पेट वॉक के लिए कांस पहुंच चुकी हैं। इस बार उनकी बेटी आराध्या भी उनके साथ हैं। ऐश्वर्या सबसे पहले 2002 में रेड कार्पेट वॉक कर चुकी हैं। इस तरह कांस में उनका ये 13वां साल है। लेकिन नजरें इस बार भी उन पर टिकी हुई हैं कि आखिर ऐश्वर्या का कौन सा रंग यहां दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लीडिंग कंट्री चीन में हर दिन कुछ न कुछ नया होता रहता है। एक बार फिर से चीन के इंजीनियर्स ने आसमान छूती हुई एक और इमारत तैयार कर दी है। द शंघाई टावर नाम की इस इमारत को दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार होने में थोड़ा इसमें वक्त बाकी है, लेकिन इसे प्रीव्यू के लिए खोला गया। इस टावर में 120 फ्लोर्स हैं और ये 632 मीटर ऊंची है। यानी इस बिल्डिंग की ऊंचाई बुर्ज खलीफा से 200 मीटर कम है। इस बिल्डिंग में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, सरकारी एजेंसीज बनाई जाएंगी। दुबई में बनी बुर्ज खलीफा नाम की इमारत दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। द वर्ल्ड टुनाइट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।